इस एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं, अगर मैं उन्हें सुल्तान ऑफ इंडिया कहूं तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। उनका नाम है आशीष रमन सेठी। हमेशा से फाइटर नहीं बनना चाहते? तो मैं कभी भी फाइटर नहीं था। 10 साल की उम्र में मैंने क्रिकेट शुरू किया था, तो मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर रहा हूँ। मुआ थाई में अलाउड है मारना, बट यू आर नॉट अलाउड टू नी समवन ऑन देयर प्राइवेट पार्ट्स। मोटिवेशन था दैट आई वांट टू बी एन इंटरनेशनल किक बॉक्सर। अगर फाइटर्स देखोगे तो वो एम्स्टर्डम में ज़्यादा ट्रेनिंग करते, हॉलैंड में ज़्यादा ट्रेनिंग करते, जो बेस्ट किक बॉक्सर्स। और उसके बाद दूसरा जो एक ऑप्शन था वो था थाईलैंड। किक बॉक्सिंग और मुआ थाई बहुत क्लोज स्पोर्ट्स हैं, वेरी सिमिलर स्पोर्ट्स। किक बॉक्सिंग में आप एल्बो नहीं मार सकते और क्लिंच नहीं कर सकते। अगर हम बॉल पार्क फिगर की बात करें तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री। वन चैंपियनशिप इज द बिगेस्ट मुआ थाई प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड राइट नाउ। कंपनी इस टाइम पे $1.3 बिलियन का एस्टिमेट है उनका। अब मेरी जर्नी का सबसे बड़ा चैप्टर शुरू होगा। अब मैं उस लेवल पे आ चुका हूँ कि मेरे को कुछ ऐसी फाइट्स ऑफर हो रही हैं जिनमें आई कैन फाइट बिग फाइटर्स जो पहले वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं मुआ थाई में। सो वेलकम टू द स्पॉटलाइट आशीष। शो शुरू करने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले ये बताइए कि आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं अब तक। हेलो, नमस्ते और थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हेयर। मेरा नाम आशीष रमन सेठी है एंड आई एम अ मुआ थाई फाइटर और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इन मुआ थाई इन इफ्मा विच इज़ एन ओलंपिक बॉडी, ओलंपिक रिकग्नाइज बॉडी है। इस बार वो जो पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट आते आते रह गया and now it's a sport which is running next to Paris Olympics, so it is a part of Olympic team, Olympic program. So मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया and I have won medal for India, bronze medal for India in the same federation in Chungju Martial Art Games in Korea. Okay. So I was the first Indian to do it. I won against Chinese Taipei, Taiwan. ये एक मेरी बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद प्रोफेशनली आई हैव फॉट 22 टाइम्स इन थाईलैंड। 22 टाइम्स? यस, 22 प्रोफेशनल फाइट्स जिसमें मैंने अलग अलग कंट्रीज के फाइटर से कम्पीट किया है और इसमें मैंने 14 विन्स है मेरे। और जिसमें मैंने एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट भी किया है अगेंस्ट अफगानिस्तान। और तो मेरे 22 फाइट्स में से 14 विन्स है। 14 में से मैंने 13 विन्स आर बाय नॉकआउट। कंप्लीट नॉकआउट्स, टेक्निकल नॉकआउट सारे नॉकआउट्स हैं एंड 1 विन इज ओनली बाय पॉइंट्स। तो उसके अलावा मैं पॉइंट से नहीं जीता हूँ, तो मैं ज़्यादातर फाइट्स नॉकआउट से जीता हूँ। बट हाँ, मैं हारा भी हूँ फाइट्स। आई हैव 8 लॉसेस एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीता ही हूँ। सो आई हैव फॉट मैनी टाइम्स, तो उसमें विन भी होती है, लॉस भी होती है। तो इस रिसेंट ईयर में जैसे मैंने कुछ बड़ी फाइट जीती हैं और मैंने चैनल 5 पे फाइट किया, जो थाईलैंड का चैनल 5 है उसमें मैंने 2 बार फाइट किया है। और चैनल 8 पे मैंने 3 बार फाइट किया है, विच वॉज इन MMA ग्लव्स। सो इंडिया से बहुत कम फाइटर्स हैं जिन्होंने मुआ थाई करा है इन MMA ग्लव्स। सो आई वाज द ओनली वन जिसने 3 बार फाइट किया है विद MMA ग्लव्स। क्या फर्क है ये MMA ग्लव्स? MMA ग्लव्स होते हैं विच इज नॉट द बेसिक बॉक्सिंग ग्लव, जैसे नकल ओपन रहते हैं। हाँ जी, और हाथ खुले रहते हैं। तो ये जो आपने बोला कि MMA मुआ थाई, तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये मुआ थाई, MMA एंड किक बॉक्सिंग जो होती है, रेसलिंग, उन सब में क्या डिफरेंस है? सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स। तो मुआ थाई इज अ फॉर्म इन विच आप खड़े होके लड़ते हैं और इसको आर्ट ऑफ 8 लिम्स बोला जाता है। तो आर्ट ऑफ 8 लिम्स इसलिए बोला जाता है कि आप इसमें खड़े होके अपना पंच मार सकते हो, एल्बो मार सकते हो, नीज मार सकते हो, किक मार सकते हो। ठीक है, हेड नहीं मार सकते हो। आप क्लिंच कर सकते हो। क्लिंच मीन्स आप किसी के क्लोज आ सकते हो, जैसे रेसल करते हैं, बट इसमें नेक रेसलिंग होती है। तो आप किसी को स्वीप कर सकते हो, बट आप जूडो थ्रो नहीं मार सकते हो, आप रेसलिंग थ्रोज नहीं मार सकते हो, आप कमर से के नीचे किसी को थ्रो नहीं कर सकते हो, पकड़ के टेक डाउन नहीं कर सकते हो। तो वही एक डिफरेंस आ जाता है जब आप MMA करते हो। MMA में यू आर डूइंग मिक्स मार्शल आर्ट, सो यू आर बाउंड टू डू, यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग इन MMA except hitting back of the head
Okay. Okay. Okay, and you cannot do 12 to 6 elbow in MMA, but in Muay Thai you can do that. आप 12 to 6 elbow भी मार सकते हो किसी को सर पे. और MMA में मुआ थाई का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. जब आप MMA करते हो तो आपको स्टैंड अप भी आना चाहिए, खड़े होकर लड़ना आना चाहिए. और इसमें मुआ थाई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. कितने MMA फाइटर्स जो टॉप MMA फाइटर्स हैं, एंडरसन सिल्वा वन ऑफ देम इज़ अ लेजेंड. वो पहले मुआ थाई फाइटर थे. तो सिरिल गाने UFC फाइटर जिन्होंने जॉन जोन से फाइट करी है, वो मुआ थाई फाइटर थे. ऐसे बहुत सारे फाइटर्स हैं जो पहले मुआ थाई करते थे एंड देन दे स्विच टू MMA बिकॉज MMA इज बेसिकली मिक्स मार्शल आर्ट्स. सब डिफरेंट मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थे. उसके बाद वो MMA में आए. देन UFC केम एंड इट बिकेम बिग. एक क्वेश्चन इसी में ही है, इसी का आप कह सकते हो कि जो मुआय थाई है, मैंने कहीं पढ़ा था कि बिलो द बेल्ट जो हम अक्सर फिल्मों में भी देखते हैं, और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? मतलब मुआय थाई में बिलो द बेल्ट करते हो आप फाइट? बिलो बेल्ट मतलब जो हम सुनते थे कि भाई बेल्ट के नीचे का हिस्सा हमेशा प्रोटेक्ट करना है और उनके उसमें अलाउड नहीं है मारना. सो मुआय थाई में क्या क्या सब? मुआ थाई में अलाउड है मारना. आप बेल्ट के नीचे हो कैसे भी मार सकते हो. यू कैन वेयर द प्रोटेक्शन गार्ड. आप प्रोटेक्शन गार्ड वेयर करते हो, बट यू आर नॉट अलाउड टू नी समवन ऑन देयर प्राइवेट पार्ट्स. बट आप उनको पुश किक कर सकते हो. बट देन देयर इज डिग्निटी. अगर आप थोड़ा सा स्पोर्ट्समैनशिप कहते हो तो आप वहां नहीं मारते हो, तो आपको थोड़ा सा एक सेंस होता है. बट यू आर अलाउड टू लो किक समवन, यू आर अलाउड टू स्वीप समवन. आप किसी का पैर डैमेज कर सकते हो किक मार के, एंड यू आर अलाउड टू किक समवन. तो आप इन मुआ थाई यू आर अलाउड टू हिट समवन एनीवेयर इन द बॉडी. और हाँ, और आप खड़े होके कैसे भी लड़ सकते हो. बट हाँ, आप हेड नहीं मार सकते हो. देयर इज एंड देन यू कैन नॉट नी देम ऑन देयर प्राइवेट पार्ट्स. पर आई एम श्योर ऐसे तो फाइटर्स होंगे जो ये करते होंगे. सी, डर्टी फाइटिंग हर जगह है. मतलब वो MMA में भी है, बट देन दे डोंट गेट दैट रिस्पेक्ट. मे बी हाँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है. फिर देन दे आर फाइटर्स, बट आई थिंक शेर को सवा शेर मिल जाता, तो दे कैन ऑलवेज गेट समवन एज डर्टी एज देम. तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि बिकॉज मुआ थाई इज अ स्पोर्ट अबाउट रिस्पेक्ट. ओके. तो देयर इज अ डिफरेंस जो मैं मुआ थाई और MMA में फील करता हूँ, और मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि मुआ थाई एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें वाइक्रू होता है. वाइक्रू इज राम मुआय, जो आप डांस करते हो अपने पेइंग रिस्पेक्ट टू योर ट्रेनर बिफोर द फाइट. एक कल्चर है टू योर जिम. तो वो सिर्फ मुआ थाई में होता है. एवरी फाइट से पहले हाँ जी. सो वी आर अ मॉन्गोल. एक बैंड होता है, तो पेइंग रिस्पेक्ट एंड you get wishes from your gym, your trainer and your team. So before entering the ring. Yes, before entering the ring. तो एक वो कल्चर होता है. So ये तो मुआय थाई के बारे में आपने बड़ी अच्छी बात बताई, पर मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट की? आशीष रमन सेठी ने अपनी शुरुआत कैसे करी मुआय थाई में जाने की, और आशीष रमन सेठी कौन है? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है. और ये डीप क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन शायद तभी डिस्कस होता है आप जब अपने दोस्तों के साथ हो, या समवन वेरी क्लोज टू यू एंड व्हेन यू आर ड्रंक. तो हाँ, तो ये हमारे कॉमन फ्रेंड है मनीष. ओके. सो मनीष इज वन ऑफ दोज गाइज जिसने मेरे को वो चीज़ इग्नाइट करी थी, तो कि तुम फाइट करो. So Manish went to Thailand to when I was around 22, 23, ऐसा 22 का होगा. तो ये थाईलैंड गया एंड इसने मेरे को बोला कि यू नो थाईलैंड फाइटिंग होती है एंड ये ऐसा होता है. तो मैं हंसने लग गया क्योंकि आई यूज्ड टू बिलीव दैट WWE इज द रियल फाइटिंग. तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी. ये कितने साल पहले की बात है? आई वाज 22 दैट बैक देन. अभी 2024 है, सो रफली मे बी 8 years बैक. 8 years. तो आप हमेशा से फाइटर नहीं बनना चाहते? So, मैं कभी भी फाइटर नहीं था. मैं 10 साल की उम्र में मैंने क्रिकेट शुरू किया था, तो मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर रहा हूँ. मैं फरीदाबाद से अंडर 16 खेला था, अंडर 14 खेला था, अंडर 19 में सिलेक्ट हुआ था, अंडर 23 टीम में था,
और मैंने रिप्रेजेंट किया है फरीदाबाद को। और क्रिकेट छोड़ के मैंने 12 साल क्रिकेट खेला, तो मेरे साथ के प्लेयर आज जो जिनके साथ मैं ट्रेनिंग करता था, खेलता था, और जो मेरी टीम के कैप्टन भी थे, राहुल तेवतिया एक बहुत फेमस प्लेयर है फरीदाबाद से, तो वो मैं उनकी टीम में रह चुका हूँ और हम फरीदाबाद की टीम से खेले थे। अच्छा। मैं एक ओपनिंग बैट्समैन था तब। 12 साल दिया मैंने क्रिकेट को। तो गेम की वजह से मेरे दिमाग से कभी ये नहीं किया कि मेरे को इंडिया रिप्रेजेंट करना है और मुझे टॉप लेवल पे जाना है। तो वो हमेशा भूख थी कि इंडिया, पर इंडिया में क्रिकेट इज लाइक अ रिलीजन। हाँ। तो वो क्रिकेट की वजह से क्या हुआ, मैं कभी वो छोड़ ही नहीं पाया। मैं स्पोर्ट्समैन लाइफ छोड़ नहीं पाया कि एज अ स्पोर्ट्समैन मैं कभी गिव अप नहीं कर पाया। तो क्रिकेट में आपको चांस नहीं मिला? क्रिकेट में मेरे को चांस मिला, मैं खेला। फिर एक चांस जब मैं 21-22 का था तब मैं फेलियर हुआ और शायद मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। और कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, शायद बिकॉज ऑफ द कंपटीशन मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो ऐसे 3-4 साल और करता रहूंगा, मैं फिर सेलेक्ट नहीं होऊंगा। बट आई थिंक मैंने शायद उतना एफर्ट नहीं किया। मैं अच्छा प्लेयर था, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बट मैंने काफी रन किए भी कई जगह पे। पर जहां पर मुझे करने थे शायद मैं वहां परफॉर्म नहीं कर पाया। जब बेस्ट स्टेज पे जब मेरे को एक चांस मिला तो शायद मैं वहां फेल हो गया। तो वो मेरे दिमाग में चला। तो फिर 1-2 साल फिर मैंने वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी, मैं जिम जाना शुरू कर दिया। वहीं पे हम लोग मिले। वहां मैं आपसे भी मिला, मैं मनीष से भी मिला। तो वहाँ ये मेरे को मिला, तो मेरे को एग्रेसिव था मैं थोड़ा सा। तो क्यों, बिकॉज मैं गेम छोड़ा था तो मैंने वेट ट्रेनिंग शुरू करी। एग्रेशन था, बट मुझे फाइटिंग की नॉलेज नहीं थी। अब ये हम बातें करेंगे, रोड रेज की बात करें, स्ट्रीट फाइट की बात करें, हम इतनों को पीट देंगे, ये कर देंगे, इट साउंड्स वेरी गुड, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट रियलिस्टिकली इट्स वेरी डिफरेंट। फिर मैंने मूवीज देखनी शुरू करी, बॉक्सर एंड माइक टाइसन की वीडियोस देखे। तो एक थोड़ा सा हरियाणा का कल्चर भी है ना कि यू हैव टू बी स्ट्रांग, और आपका बिल्ट ऐसा होना चाहिए, बात करने में दम होना चाहिए। तो एक वो माइंडसेट हमेशा था कि यार मैं हमेशा स्ट्रांग रहना चाहता हूँ। बट वो कहीं ना कहीं कब ट्रांसफॉर्म हुआ टू बिकम अ फाइटर, वो मुझे पता नहीं चला, बिकॉज मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। आई वॉज 23 और 24 या 23, तो मैंने अपना फैक्ट्री शुरू कर दी थी। तो क्रिकेट से यू स्टार्टेड? क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा था, तो मेरी फैमिली वाज लाइक कि भाई लाइफ में क्या करना है, डू यू वांट टू डू समथिंग, इफ यू डोंट वांट टू बी अ क्रिकेटर तो एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग सम बिजनेस। और तो फिर मैंने बिजनेस थोड़ा सीखना शुरू किया। तो मेरे अंकल के यहाँ मैं उनकी फैक्ट्री में जाता था। फिर धीरे धीरे करके वी स्टार्टेड अप अ सेटअप। सो मैंने एक इंजेक्शन मोल्डिंग का काम शुरू किया। आई यूज्ड टू मेक ऑटोमोबाइल पार्ट्स। अच्छा। हाँ, तो मैंने 2 साल वो काम किया। तो मेरी फैक्ट्री, तो आई रैन इट माई सेल्फ, मेरे डैड के साथ मेरा वो ही सपोर्टेड मी इन दैट। ओके। बट वो बिजनेस मेरे को समझ नहीं आने लगा, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं बैठा रहता था। तो आई एम नॉट मेड फॉर दिस। तो वो कॉलिंग नहीं थी उसमें, बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं उस टाइम पे एक किक बॉक्सिंग जिम जो घर के पास था, जस्ट फिटनेस के लिए, बिकॉज मेरा वेट 94-95 पहुंच गया था। अच्छा। So I reached 94-95 from 72-73 to 94-95 क्योंकि क्रिकेट छोड़ा था। ओके। एंड फैक्ट्री में जाने लग गया था, काम पूरे दिन बैठने का हो गया था और सिर्फ लिफ्टिंग करता था, वेट लिफ्टिंग करता था। तो ईटिंग हैबिट्स गंदी हो गई, रनिंग कार्डियो खत्म हो गया सब कुछ। देन आई स्टार्टेड बिलीविंग कि मेरे को ऐसा लगा कि अब कुछ अलग करना चाहिए जो गेम से रिलेटेड है। चलो अब मैं क्रिकेट नहीं करूँगा, बिकॉज आई स्टेप्ड आउट फ्रॉम क्रिकेट। मैं संडेज को क्रिकेट खेलता था, कॉर्पोरेट क्रिकेट कहते हैं जिसे हम, कॉर्पोरेट मैचेस होते हैं जिसमें। तो मैं वो खेलता था, वो मेरा अच्छा चल रहा था। वो मैं उसमें अपने मन की भड़ास दूर करता रहता था। उसमें रन भी हो रहे थे, सेंचुरी हो रही है या आउट भी हो रहे, तो बट आप इमोशनली हर्ट नहीं हो रहे। जैसे उसमें प्रेशर होता था ना कि एज अ प्लेयर बनने का। तो मैंने जब हटा तो मैंने हट गया पूरी तरीके से। बट देन यहाँ मैं किक बॉक्सिंग सीखने गया तो मैंने कुछ फाइटर्स नोटिस किए जो खेल रहे थे इंडिया में। बट वो जब उन लोगों को देखा मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन बी एट द सेम लेवल। तो मैंने उनके साथ कम्पीट करना शुरू किया। तो मैंने कोच से पूछा मैं कर सकता हूँ फाइट, कैन आई डू डिस्ट्रिक्ट लेवल फाइट? ही सेड हाँ 1 महीना लगेगा। मैंने कहा ठीक है। तो 1 महीने बाद में गया, मैं 1 महीना डिस्ट्रिक्ट में गया, मैं जीत गया। और फिर मैंने पूछा मैं स्टेट कर सकता हूँ। आई वॉज डूइंग दिस विद माई फैक्ट्री। अच्छा। तो मैं फैक्ट्री भी और ये भी साथ में। तो 2 घंटा मैं ट्रेनिंग करने जाता था, क्योंकि मेरे वो मैं जिम नहीं जाता था, मैं जिम छोड़ दिया था। तो मैंने यही करना शुरू कर दिया। मैंने कहा बिकॉज 94-95 वेट मैंने कर लिया अपना, तो आई वाज गेटिंग बिग। तो मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे को कट डाउन करके आई हैव गेट एब्स और स्ट्रांग होना है, थोड़ा सा ऐसा दिखना है कि
फिर समझ आने लगा कि इसमें वो किक है या कॉल है, तो वो कॉल समझ आने लगी, फिर आप देखने लगे, फिर आपको रोज फाइट करने का मन करने लगा, यू वांटेड टू गो डीप इनटू दैट। तो मैं पहले लेक में था, फिर मेरे को बीच पे लेके गए, फिर मेरे को समुद्र में उतार दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे को वो समुद्र की आदत हो गई है, तो आई वांटेड टू बी बिटवीन द शार्क्स। उसके बाद मैं ट्रेनिंग करने लग गया, तो मैंने इंडिया से स्टार्ट किया ट्रेन करना। तो मैं 24 की एज थी मैंने जब मैंने स्टार्ट किया, तब मैं बिजनेस कर रहा था साथ साथ। फिर 25 पे मैं नेशनल चैंपियन बन गया था, तो किक बॉक्सिंग में लो किक इवेंट होता है एक, तो उसमें इंडियन इवेंट होता है। इंडियन एमेच्योर इवेंट था, बिहार में बिहार में पटना में था। तो तब मैंने वो कम्पीट किया और मैं जीत गया। Okay. उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को इंटरनेशनल खेलना है, तो मैंने कोच से पूछा, तो कह रहे यार नहीं इंटरनेशनल के लिए तो इंडिया में फैसिलिटीज नहीं थी। मैं इंटरनेशनल किक बॉक्सर्स को देखने लगा, जब आप कुछ अचीव करते हो तो आपको और भूख बढ़ जाती है। Right. तो मुझे वो एक मोटिवेशन था दैट आई वांट टू बी एन इंटरनेशनल किक बॉक्सर। तो मैंने देन आई स्टार्टेड वाचिंग वीडियोस, और मैंने देखा ये लोग कहाँ ट्रेन करते हैं। देन आई सॉ दैट इंटरनेशनल अगर फाइटर्स देखोगे तो वो एम्स्टर्डम में ज्यादा ट्रेनिंग करते, हॉलैंड में ज्यादा ट्रेनिंग करते, जो बेस्ट किक बॉक्सर्स थे। और उसके बाद दूसरा जो एक ऑप्शन था वो था थाईलैंड। तो थाईलैंड के लिए एक फ्रेंड मिले थे मुझे, तो उन्होंने मेरे को थाईलैंड के लिए गाइड किया, जो मेरे से सीनियर थे इसमें, मुआ थाई में। बट मैं किक बॉक्सिंग के लिए जाना चाहता था, बट थाईलैंड में किक बॉक्सिंग को मुआ थाई बोलते थे। किक बॉक्सिंग को थाईलैंड में मुआय थाई बोला जाता है। सो बेसिकली क्या होता है, किक बॉक्सिंग और मुआ थाई बहुत क्लोज स्पोर्ट्स हैं, वेरी सिमिलर स्पोर्ट्स, बट इनमें एक डिफरेंस ये आ जाता है कि किक बॉक्सिंग में आप एल्बो नहीं मार सकते और क्लिंच नहीं कर सकते। अच्छा, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है, बट बाकी सारे पैटर्न्स बहुत मिलते जुलते हैं। बट थाई स्टाइल काफी डिफरेंट है ऑफ फाइटिंग देन अ डच स्टाइल ऑफ फाइटिंग, हॉलैंड स्टाइल ऑफ फाइटिंग। वो बहुत स्पीड में चलता है, ये लोग बहुत काम चलते हैं, बट पावर बहुत ज्यादा होती है, एक ही हिट में बहुत पावर होती है, कैन ब्रेक समथिंग। तो एक डिफरेंस ये हो जाता है। फिर मैं जब वहां गया तो मैं जंप करके खेलता था, या मेरा स्पीड गेम ज्यादा था, तो मैं चांगमाई गया, थाईलैंड गया। तो तब मेरे को 1 महीना तो अडेप्ट करने में लगा कि जैसे मैं लड़ रहा हूँ या मैं किक कर रहा हूँ या कुछ, तो मेरे को समझ ही नहीं आया, क्योंकि किक बॉक्सिंग और थाई स्टाइल में बहुत, मुआ थाई में बहुत डिफरेंस था। जो तुम यहाँ कर रहे थे वो बिल्कुल ही अलग अलग बॉल गेम हो रहा है। अलग गेम था। फिर मैं वहां पर गया, ट्रेन किया, उसके बाद मैं इंडिया आया। इंडिया में आके मैंने मुआ थाई के नेशनल में कम्पीट किया। अगर बॉल पार्क फिगर बोली जाए कि जैसे बोलते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री इतनी अरबों डॉलर की है, बिलियन डॉलर्स की है, सो ये अगर हम बॉल पार्क फिगर की बात करें तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री? वन चैंपियनशिप इज द बिगेस्ट मुआ थाई प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और वो कंपनी इस टाइम पे 1.3 बिलियन डॉलर्स का एस्टिमेट है उनका। 1.3 बिलियन डॉलर्स, बट वो बहुत सालों के डेप्थ के बाद बहुत सालों के डेट के बाद आज वो यहाँ तक पहुंचे। और उनका जो मेन स्पोर्ट है विच फ्रॉम विच दे आर रनिंग एंड कम्पीटिंग अगेंस्ट यूएफसी, यूएफसी इज 11 बिलियन डॉलर और 1FC इज 1.3 बिलियन डॉलर, बट 11 टाइम्स का फर्क है। बट जब वन ने शुरू किया था तो वन वाज नथिंग, वो एक शायद 10 मिलियन डॉलर की कंपनी भी नहीं थी, तो आज वो 1 बिलियन तक पहुंच गया। तो बिकॉज ऑफ देयर द मेन स्पोर्ट दे आर हैंडलिंग राइट नाउ इज मुआ थाई। वैसे ही यूएफसी इज हैंडलिंग एमएमए, और इनका एशिया में होल्ड है इन मुआ थाई। तो दे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मुआ थाई फाइटर्स हैं, चाहे वो अमेरिका में होंगे चाहे वो ब्रिटेन में होंगे, तो वो थाईलैंड आते हैं ट्रेन करने के लिए, बिकॉज थाईलैंड ही मेन है। जैसे मैं बोलूंगा बैंकॉक में ही मेन शोज होते हैं, और सिंगापुर में भी होते हैं, क्योंकि द ओनर लिव्स इन सिंगापुर बट ही इज थाई। एक्चुअली में मुआय थाई तो काफी, मतलब देखा जाए तो डेंजरस ही है। तो फाइट में लोग मतलब लगा किसी का जबड़ा टूट गया, लोग मर भी जाते हैं, इंजरी मर भी जाते हैं लोग क्या? तो मरने के केसेस बहुत कम है मुआ थाई में, बहुत कम। किसी भी गेम में मर सकते हैं। तुम रिंग में कभी कभार फाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई या कुछ, मतलब केसेस हो जाते हैं। सो नहीं, उसमें क्या है, रेफरी का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, इफ योर रेफरी इज नॉट गुड, तो थाई रेफरीज आर द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो आपस में फाइटर्स खुंदक भी निकालते हैं रिंग के अंदर। देखो खुंदक तो है ही, अगर आप खुंदक नहीं रखोगे लड़ते हुए तो, बट एथिकल तरीके से करते हैं। जैसे कहते हैं ना, वॉरियर्स अगर वॉर करने जाते थे तो रात को लड़ाई नहीं होती थी। हाँ, वो एक क्या होता है, कोड होता है कि भाई ये नहीं करना है, सूर्यास्त के बाद नहीं लड़ते, सूर्यास्त के बाद नहीं पीछे देख रहा है या कुछ ऐसा हो गया कि क्राउड में कुछ हो गया, मैंने मुंह मोड़ा और एकदम, तो एथिकल नहीं है। आई कैन नॉक हिम आउट, बट एथिकल नहीं है। ऐसी मतलब वो चीटिंग मेंटालिटी नहीं होगी एक, क्योंकि एक वॉरियर स्पिरिट से जा रहा है बंदा।
आप जब फाइट कर रहे हो तो। बट हाँ, कई लोग ऐसे होंगे अनएथिकल तरीके से भी करते होंगे, बट ज्यादा लंबा नहीं चलता। और रेफरीज जंप इनटू इट। जैसे अभी मेरी लास्ट फाइट हुई थी चाइनीज से, एक तो चाइनीज फाइटर ने क्या किया, तो उसने चीटिंग क्या की। ये इंडिया में हुई थी फाइट? नहीं, थाईलैंड में। ओके। स्टेडियम फाइट थी बेल्ट की। अच्छा। तो मेरी जो लास्ट फाइट थी 12 मई को, इस बंदे ने रोप पकड़ी दोनों और मैं इसकी तरफ आ रहा था, इसने मेरे लात मारी मुंह पे, तो मैं नीचे गिर गया। सो ही जंप्ड एंड टुक बोथ द रोप्स और अपने बॉडी को ऊपर किया, उसने मेरे को किक मारा, विच इज नॉट अलाउड। आपको रोप्स इसलिए बनी गई है कि आप उससे बाहर न जाओ, आप उसका सपोर्ट नहीं ले सकते, आप हाथ नहीं रख सकते। अच्छा। तो उसने रोप पकड़ी दोनों। तो वो जो रेसलिंग में वो स्टाइल WWE जो बचपन के दिन। हाँ, तो लात मारी इसने मुंह पे, मैं नीचे गिरा, क्राउड शाउट करने लग गया क्योंकि चाइनीज सपोर्टर्स थे। और उस टाइम पे क्या हुआ, रेफरी आया, रेफरी ने उसको वार्निंग दी कि यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस। सो वो एक अनएथिकल बिहेवियर था जो उसकी तरफ से था, मेरी तरफ से कुछ नहीं था। बट मैं तो फाइट कर रहा था, मैं तो उसकी तरफ जा रहा था, बट हो सकता है मैं नॉकआउट भी हो जाता। यार एक ये अभी रेसलिंग की बात करते करते एक बड़ी अजीब सी चीज याद आई। WWF, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, हम बचपन से हम सब लोग देखते आ रहे हैं, और बहुत टाइम बाद जाके रियलाइज हो वो सब फेक चल रहा है। वो साला अभी भी फेक चल रहा है, और अभी भी WWF के ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये चक्कर, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो, बेस है, बेस सालों का बेस बना हुआ है। कोई चीज अगर नकली भी है, नकली बैलून फोड़ देते हैं वो, फिर भी देख रहे हैं। मैं भी देख ही लेता हूँ कभी कभार, आज भी चल रहा है। देखो देखने में मजा आता है। देखो एंटरटेनमेंट, पर जानते हुए नकली है तब भी देख रहा हूँ। तो देखो तो क्या मूवीज में क्या होता है? हाँ, मूवीज में तो मैं तो यही अगला सवाल पूछने वाली थी कि जो रियल फाइट होती है और मूवीज में जो दिखाते हैं, कितना फर्क है उसमें, ये आप बताओ। ओके, सो रियल फाइट और इवन WWF और WWE, ये जो भी हर एक चीज में जो भी आप चीज कर रहे हो, आपको एक्रोबेटिक स्किल्स, आपकी स्ट्रेचिंग, आपको बॉडी कंडीशनिंग, ये बहुत ऊपर होनी चाहिए इफ यू वांट टू बी एन एथलीट लाइक WWE और WWF। क्योंकि वहां पर एक ऐसा फाइटर है जिसका नाम है ब्रॉक लेसनर, और ब्रॉक लेसनर was a world champion in WWE, but he was a world champion in UFC also। तो उसने दुनिया को ये दिखाया कि WWE के रेसलर्स, बिकॉज WWE से पहले वो एक NCAA रेसलर था। अच्छा। जो रेसलिंग में बहुत ऊपर माना जाता है, US की रेसलिंग होती है, कॉलेज रेसलिंग, और कनाडा का भी चैंपियन था रेसलिंग में। तो वो रेसलर रह चुका था, तो उसने उसके बाद आके वो इसमें गया क्योंकि पैसा था। ठीक है, देखो वो ड्राइव्स इज मनी। बिल्कुल। और जब व्यूअर्स होंगे तो पैसा आएगा। बिल्कुल। तो इसी वजह से लोग आज भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो देखते हैं, उनको एंटरटेनमेंट फील होता है। बहुत लोग WWF से निकल के अब तो फिल्म्स में, यस एग्जैक्टली, जॉन सीना हो गया, ये हो गया, सबसे ड्वेन जॉनसन हो गया, वो तो ब्रॉक लेसनर वाज द एग्जांपल कि उसने दोनों चीजों में बैलेंस करा। ठीक है, और उसके बाद भी ही बिकेम सक्सेसफुल। जैसे मुग्धा ने पूछा अभी कि जो ये बॉलीवुड का चक्कर और ये सब, एक हम सब ने एक मूवी तो देखी होगी सुल्तान, उसमें मुआय थाई MMA दिखाया था इन्होंने काफी क्लोज। तो वो कितना क्लोज पहुंच गए थे? वैसे ही होता है असलियत में? सो देखो, जब या वो ऐसे ही उन्होंने इसमें ना एक बहुत बड़ा मस्ती की बात ये है, UFC का वर्ल्ड चैंपियन, वेल्टरवेट वर्ल्ड चैंपियन टायरन वुडली, वो सलमान खान से लड़ रहा था उस फाइट। अच्छा, वो असली बंदा है? हाँ जी। अच्छा, वो एंड वाला जो एंड में उसको नहीं, जो डार्क कलर का जो ब्लैक गाय था, ही इज फ्रॉम US, टायरन वुडली, जिसको वो सेमीफाइनल में मारता है। उसको पैसे दे के ले आए होंगे ना ये। सो कैसे भी पैसे दे के लाए, बट टायरन उसको लगा नकली टायरन वुडली उस टाइम पे UFC का वर्ल्ड चैंपियन था। अच्छा। और लोगों को ये चीज नहीं पता कि किसी को नहीं पता था कि सलमान खान वाज फाइटिंग हिम। और इवन आई डोंट थिंक कि सलमान खान को भी ये बात पता होंगी कि वो इतने बड़े फाइटर से लड़ रहे हैं, क्योंकि टायरन वुडली UFC का वेल्टरवेट चैंपियन होना बहुत बड़ी चीज थी। वो चैंपियन एक फिल्म के अंदर आता है, रोल करता है, लड़ता है, और लोगों को यही नहीं पता कि ये स्पोर्ट का सबसे बड़ा चैंपियन है। हमें ही नहीं पता है। जैसे अगर उसकी जगह माइक टाइसन आया होता, तो टाइसन का तो पता है ना कि बॉक्सर रह चुका, बिकॉज़ ही। बट देखो, हमारी जो ऑडियंस है उनको क्या देखना है, वो अपने हीरो को पिटते देख नहीं सकती। ठीक है, अब वो चाहे उड़ के मारे चाहे लेट के मारे, बट रियलिटी बहुत डिफरेंट है। ऐसे एक मूवी आई थी, मैं इसको मेंशन करना चाहूंगा,
क्या नाम? इसका नाम था मुक्काबाज। हाँ हाँ हाँ, इसमें एक एक्टर थे विनीत सिंह। हाँ, सो हाँ। आई पर्सनली लव दैट मूवी बिकॉज जो बाद में रेलवे में होता हाँ, है, तो ना? ये रियलिस्टिक मूवी है। अगर आपको किसी को कॉम्बैट स्पोर्ट्स से रिलेटेड रियलिस्टिक मूवी देखनी है इंडिया की, एक आई थी मूवी तूफान। तूफान, तूफान आई फरहान थी। अख्तर। फरहान अख्तर। अच्छा हाँ। तो अच्छा, पर यू आर सेइंग कि वो इतनी क्लोज है? क्लोज इसलिए है, हाँ, क्योंकि सो द गाय हु वाज इन तूफान, जो असिस्टेंट डायरेक्टर था, हाँ हाँ। वो मेरा स्टूडेंट है। तो अच्छा। उसने मेरे को बाद में बताया कि दे वर कास्टिंग फॉर दिस और ऐसा कुछ हुआ। उसको नहीं पता था कि मैं बॉक्सिंग भी करता हूँ। उसको ये पता था मैं मुआ थाई करता हूँ, बट उसको नहीं पता मैं बॉक्सिंग भी करता था। तो इस मूवी में रियल बॉक्सर्स के साथ फरहान अख्तर हैड बॉक्सिंग, अच्छा, लड़ा है वो? एंड उसके पंच बहुत क्लियर थे। क्लियर थे? उसने प्रोफेशनल जो इंडिया के टॉप बॉक्सर्स हैं उनके साथ फाइट किया। अच्छा। प्रदीप खरेरा, पिटबुल शर्मा, एक लड़का है गगन पिटबुल शर्मा फ्रॉम चंडीगढ़, उन लोगों के साथ वो बॉक्सिंग कर रहा था। तो फरहान अख्तर, तो अच्छा। आप सोचो कि कितनी ट्रेनिंग के रिगरस ट्रेनिंग चाहिए होगी। तो ही ट्रेन्ड अंडर गुड बॉक्सर्स, और ऐसी ट्रेनिंग हुई। फिर एक विनीत सिंह की जो मूवी आई थी मुक्काबाज, बहुत रियलिस्टिक इसलिए थी क्योंकि आप जब मुक्काबाज मूवी देखोगे आपको पता चलेगा कि विनीत सिंह ने वो स्टोरी खुद लिखी थी। बट उस स्टोरी में एक अच्छी चीज ये थी कि उसने ये दिखाया कि उस बंदे को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। मिलती है, हाँ तो हाँ। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद उसको कितनी पॉलिटिक्स से जाना पड़ता है, जाना उसके ऊपर पड़ता कितना प्रेशर होता हाँ है, हाँ और लास्ट में वो फाइट खेलने जाता है, वो हाँ। हार भी जाता है पर वो हंस रहा होता है हाँ सर। बिकॉज उसको जो चाहिए होता है उसको मिल चुका होता है। वेरी बट गुड। बट दैट इज द रियलिटी ऑफ इंडिया, कि इंडिया के पास टैलेंट इतना ज्यादा है, हमारे पास ऐसे ऐसे फाइटर्स हैं। बट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अपॉर्चुनिटी इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे जो लोग हैं, शायद हमारे जो बड़े भी हैं, आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली क्योंकि वो मेरे को वो रिस्क लेने दिया, उन्होंने मेरे को वो सपोर्ट किया। मैंने भी जैसे 24 साल की उम्र में रियलाइज किया कि यार मैं ये काम नहीं करना चाहता। अच्छा, ये 24 साल की उम्र में वैसे अगर कोई मुay थाई में आना चाहे, सो क्या कोई पर्टिकुलर कि भाई बच्चे से ही शुरू हाँ करो? जी। अच्छा, सो ये जितने ट्रेंड हैं, ये जो थाईलैंड में शुरू करते हैं 8 साल की उम्र से शुरू करते थे प्रोफेशनल फाइट्स। अच्छा। ओके, एंड वो उनकी स्टडीज वो छोड़ देते हैं? करते हैं वो स्टडीज बट नॉट वेरी गुड इन स्टडीज, मोस्टली आर ओके। आर एवरेज इन स्टडीज। अच्छा, इसी से थाईलैंड में जैसे 8 साल में बच्चा आ गया, वो स्टडी भी नहीं कर रहा है, तो थाईलैंड में ऐसा कुछ रूल है क्या कि जैसे हमारे यहाँ देश में गवर्नमेंट जॉब, ये थाईलैंड में ऐसा कुछ है या मुay थाई के लिए या किसी के लिए? मुआ थाई नेशनल स्पोर्ट है तो वो सपोर्ट करते हैं। अगर आप मेडल जीतते हो नेशनल लेवल पे, जॉब में हेल्प मिलती है। बट दूसरा पैसा मिलता है उसमें, आप फाइट खेलते हो पैसा मिलता है 8 साल की उम्र से। वो 8 साल की उम्र से फाइट खेल रहा है, उसको 2000 बाट या 5-6 हजार रुपए मिलने लग जाएंगे। तो बच्चे अगर ऐसे इतनी अर्ली एज में फाइट्स वगैरह ये सब करने लग जाए तो उनका जो माइंडसेट होता है वो कैसा होता है? अग्रेसिव नहीं बन जाते बच्चे? सो इसका एक डिफरेंस बताता हूँ। जो बच्चे मार्शल आर्ट करते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, हाँ। वो एक्चुअली एग्रेसिव नहीं होते, वो एक्चुअली बहुत स्टेबल होते हैं। अच्छा। वो स्टेबल मीन स्टेबल मीन्स उनको बाहर गुस्सा नहीं आता, वो बहुत अच्छा। हम्बल होते हैं। आप, मैं ऐसा बोलूंगा एग्जांपल, आपने कभी मेरे को बाहर गुस्सा करते हुए नहीं देखा होगा। हाँ मेरे को नहीं आता। हाँ, बल्कि ये शायद हमारा इस पॉइंट पे डिस्कशन भी हुआ था कि पहले के आशीष में और अब के आशीष में कितना फर्क आया गुस्से को लेके। मतलब एक इतने अच्छे फाइटर हो, सो तुम तो किसी को मार भी सकते हो यार, ऑलमोस्ट जान से ही मार सकते हैं, क्यों? नहीं, वो दिमाग में नहीं रहता, नहीं दिमाग में नहीं, फाइट हाँ। आती है, अब तुम आओ मेरे सामने मैं हाँ, क्योंकि जब और हम जहाँ को बिलोंग करते हैं वो तो मेरे हिसाब से जो लोग आउटसाइड एग्रेसिव होते हैं, मे बी उनको शायद स्टेरॉइड का नुकसान हो सकता है कि वो स्टेरॉइड ले रहे होंगे फाइटर्स, कोई अगर ऐसे फाइटर्स। बट जनरली फाइटर्स आपको हमेशा वेरी हम्बल नेचर में मिलेंगे। और ये जो छोटे बच्चे जब ये शुरू कर देते हैं तो एक तो चीज ये होती है कि उनको बुली होने से वो बच जाते हैं, ठीक है, वो किसी जो बच्चे शुरू में, हाँ जी, क्योंकि उनको आ जाता है कल्चर में रिस्पेक्ट करना। क्या होता है जब आप फाइट करते हो ना, तो आप डीप वाटर्स में जाते हो। डीप वाटर्स में मतलब दोनों थके पड़े हैं, 3rd राउंड तक लड़े हैं, दोनों बराबर लड़े हैं, दोनों को अच्छी ट्रेनिंग हुई है, एक दूसरे को मार रहे हैं, मरने वाली हालत में हो रहे हैं कि ऐसा बस गिरने वाले हैं, बट देन दे डोंट गिव अप, दोनों एक दूसरे को मारते हैं। उसके बाद जब फाइट खत्म होती है ना, तो दोनों हाथ जोड़ते हैं नीचे, एक दूसरे को बाउ डाउन करते हैं, पैर जैसे छूते हैं ना हम लोग, तो बाउ डाउन करते हैं, सर एक दूसरे लगाते हैं और गले मिलते हैं। दैट्स द कल्चर। अच्छा। और उसके बाद एक दूसरे के कॉर्नर में जाके पानी पीते हैं। उनका ट्रेनर उसको पानी पिलाएगा, वो ट्रेनर
ये कल्चर था, ये कल्चर की वजह से मैं अट्रैक्ट हुआ और मैं इसलिए मुआ थाई से कभी एमएमए की तरफ जाने की सोचा नहीं, सोचें क्योंकि मेरे को कल्चर समझ आया कि यार ये तो बहुत ही सुंदर है। मतलब आप एक करेक्ट चीज करेक्ट देखो, आप किसी को मार रहे हो, मतलब इतना मार रहे हो कि वो बंदा गिव अप कर दे, बट एट द एंड, जैसे मैंने आपको भी एक पिक्चर दिखाई थी हाँ 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 कि मैं अपने फाइटर के साथ फाइटर के फाइट साथ की, फाइट की मैंने देखा, मैंने सेलिब्रेट किया और एकदम से देखा कि यार उसको लगी हुई है, हाँ तो मैं उसको कॉर्नर में वो लेके गया। ये वीडियो मेरे को भेजना, मैं वो दिखाऊंगा कि So- कितनी रिस्पेक्टफुल है कि तू उसको so- कंधे पे हाथ रख के चल भाई मैं तेरे को छोड़ आता हाँ, हूँ बिकॉज स्ट्रेचर तक ही सही। बिकॉज वो वॉरियर है, मतलब वो भी एक वॉरियर है। आप देखो ना, वो अंदर आया मेरे से लड़ने, उसको भी तो डर होगा, मेरे को भी डर है। देखो आप कितना भी बोलो कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं किसी को मार सकता हूँ, मैंने, बट यू नेवर नो। आप, आपके भी ब्लड है, मेरे भी ब्लड है, आपकी भी स्किन है, फ्लैश है, हम दोनों हड्डियां, हम बने वैसे हैं, ठीक है। आपको एक लगेगा, मेरे को एक लगेगा, इम्पैक्ट आएगा। बस मेरा कंडीशन क्या होगा, क्योंकि मेरी मसल मेमोरी ऐसी बनी हुई है, तो मैं थोड़ा फास्ट हो सकता हूँ, फास्ट हो सकता पर चोट मेरे को भी लगेगी। चोट लगेगी। तो ये जो लोगों में कंसेप्ट बन जाता है ना कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं किसी को मार सकता हूँ, ये उनकी गलत फहमी है। चाहे वो एक रेसलर ही क्यों ना हो, चाहे एक इंटरनेशनल एथलीट ही क्यों ना हो, वो कभी भी ऐसी हरकत करेंगे तो मेरी नजर में वो बंदा या कोई भी एक अच्छे एथलीट की नजर में वो कभी रिस्पेक्ट नहीं पाते, बिकॉज वो मिसयूज अगर वो करने वाले, जैसे मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, अगर वो कभी मिसयूज करते हैं, तो आज ही मैंने जैसे सेमिनार में एक चीज बोली कि अगर इफ यू लर्न दिस स्किल्स और उसको तुम गलत काम के लिए यूज करते हो, नॉट टू प्रोटेक्ट समवन, और जस्ट किसी को मारने के लिए यूज करते हो, जस्ट सप्रेस करने के लिए यूज करते हो, तो एक चीज याद रखना कि शेर से सवा शेर भिड़ता है। तो वो सवा शेर का वेट करना, जिस दिन तुम्हें तुमसे स्ट्रांग ओपोनेंट मिल गया, तो तुम्हें अपनी जगह पता चल जाएगी और उस दिन बहुत बुरा लगेगा। और बल्कि इस बात से मुझे ऐसा ये भी लगा कि जैसे सिंस तेरे को पता है कि तू किसी को मारेगा तो वो मर सकता है, सो अपना पंच ऑलरेडी कंट्रोल करके ही, मैं फाइट की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि लाइफ में अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है, कुछ होती है, तो तू ऑलरेडी पंच कम ही मारोगे, क्योंकि यू नो कि तुमने इसे अगर मार दिया तो ये साला मर जाएगा। सो ऐसा होता है, फाइटर नहीं है ना, क्योंकि वो तो नॉर्मल इंसान है। ऐसा होता है जब आप कभी ऐसे रोड रेज में हो, तो ऐसे ऐसी चीज होती है, तो व्हाट आई वुड सी कि आई वुड से कि मुआ थाई एथलीट को उसको डिफेंस आना चाहिए। तो डिफेंस में सबसे अच्छी चीज ये होती है, आप उसके पेट पे मार दो, हाँ, तो वो ऐसे ही डाउन तो आप उसमें ना एक फेटल इंजरी से बचते हो, ब्रेन इंजरी से बचते हो। बट क्या होता है, कई लोग बहुत एग्रेसिव है, सामने वाला नहीं रुक रहा, देन यू हैव टू हिट देम, और तब आपको, तो मैं ऐसा सिचुएशन में क्या बोलूंगा कि मार के भाग जाओ। अच्छा मतलब डोंट हिट देम टिल कि वो मर जाए। तो ये जो साइको मेंटालिटी होती है, कब आती है, जब आपको कुछ प्रूव करना होता है, या बहुत गुस्से में हो, या आपको कोई ग्रज है किसी अगेंस्ट कि आप उसे जान से मार रहे हो। बट जब आप अपने आप को सेव करना चाहते हो, तो आप न्यूट्रलाइज करो उसको, ऐसा हिट मारो कि वो बंदा कैन नॉट बी एक्टिव, हिट करो एंड देन रन अवे। उसके बाद सिचुएशंस कैन बी हैंडल्ड अलग अलग तरीके से। बट मैं लोगों को यही समझाना या प्रेफर करता हूँ, अगर आप मार्शल आर्टिस्ट हो तो यू हैव दैट स्किल टू न्यूट्रलाइज दैट सिचुएशन। आप मार के भाग सकते हो, उसके बाद सिचुएशंस कैन बी हैंडल्ड बेटर, क्योंकि इंसान वो हो सकता है बाद में और गुस्से से आए, बट आप भी तैयार रहोगे, तो आपको भी पता होगा मैं अपनी बैकिंग स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ कि ताकि मेरे पास भी लोग हों जो मेरे को बचाने की कोशिश करें। तो आप, आई वुड से सेल्फ डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करो। तो सेल्फ डिफेंस माइंड से भी स्ट्रॉन्ग करो और बॉडी से भी। तो मैं ऐसी सिचुएशन में बोलूंगा कि कई बार लोग हथियार के साथ आ रहे लड़ने, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, आप उसमें गन है फॉर एग्जांपल, तो आप हाथ नहीं यूज कर सकते। यू शुड नो हाउ टू न्यूट्रलाइज द सिचुएशन, यू शुड नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू बी वेरी क्वाइट विद देम, नॉट लाइक मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो आप एग्रेसिवली, बट हाँ देन यू हैव टू बी क्लोज टू देम। अगर किसी के पास गन है, आप बहुत दूर खड़े होगे तो वैसे ही चला देगा, बट बी क्लोज टू देम। हो सकता है कि आपको ओपनिंग मिल जाए, बट नहीं मिली तो आप खत्म हो। तो बट यू शुड नो हाउ टू से नो, हाउ टू बी। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ सरेंडर करो, बट आपको सिर्फ एग्रेसिव होना है, तो फिर बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपको सिर्फ गुस्सा ही आता है, तो जैसे फाइट में अगर मैं सिर्फ गुस्सा ही करता हूँ, तो एक चीज और है, जब एक बंदा सिर्फ मारना जानता है ना, जैसे मैं अपने बारे में बोलता हूँ, मेरा डिफेंस इतना स्ट्रांग नहीं था, मैंने करना शुरू किया, मेरा डिफेंस स्ट्रांग हुआ है पहले से। तो जब ऐसा कोई बंदा जो सिर्फ मारना जानता है ना, वो जब गिरता है ना, तो बहुत बुरी तरीके से गिरता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, बिकॉज मैं अपनी सारी फाइट आपको बता रहा था, मैं नॉकआउट से जीत रहा था। तो मैंने जब सामने वाले को मारता जा रहा था, तो मेरे को जब मेरे से शेर को सवा शेर मिलता है, तो ऐसा वाला सीन हुआ। जब मैं जीत रहा था, तो मैंने अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट करा, तो मैं एक फाइट में ऐसा गिरा कि मैं सोता रह गया।
अच्छा, मतलब बेहोश हाँ, कंप्लीट दो मिनट, ब्लैकआउट। हाँ 2 मिनट तक सोया मैं। तो ये पहली बार हुआ मेरे साथ। आई गॉट अ बैक फिस्ट चिन पे, आई स्लेप्ट। अच्छा, ये बड़ी चीज है, जब तुम एक्चुअली में 2-3 मिनट के लिए बेहोश हो जाते हो, हाँ, तो तुम्हें वापस फिर तुम्हें क्या याद होता है कि तुम पिट के बेहोश मुझे हुए कुछ याद नहीं, मुझे ये लगा कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूँ। थे? तो मैं अपनी दुनिया में था, मेरे को लगा ओ भाई हाँ राजमा चावल, और ऐसा लगा मैं राजमा चावल खा के आया हूँ, और बहुत कुछ ऐसे तारे दिखते हैं। बट मतलब इस स्पोर्ट में काफी इंजरीज वगैरह हाँ, भी तो मैं होती हैं, तो आपको कभी कोई हाँ, सीरियस कोई इंजरी हुई? हाँ हो चुकी है। सीरियस, हाँ, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग सीरियस या नो सीरियस? आई हैड अ ब्रोकन जॉ। कोई टूट गया, क्रैक मतलब, या मैंडिबल गिर गया था नीचे, बट लाइफ हैड समथिंग एल्स टू ऑफर, तो मैंने वो गिव अप नहीं किया। मैंने सोचा नहीं। जैसे हम सुनते आ रहे हैं दैट द करंट गवर्नमेंट वो बहुत प्रमोट कर रही हाँ है, जी, लोगों को आगे भेज रही है टू गो इनटू स्पोर्ट्स, हाँ जी, काफी स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, एंड दे वांट कि इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करे इंटरनेशनल लेवल पे, हाँ जी। एंड हमारे देश का नाम रोशन हो, बट व्हाई नॉट इन दिस स्पोर्ट? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो ऑर्गेनाइजेशन है, बट देन स्कूल लेवल पे दे आर ट्राइंग इट। स्कूल लेवल पे अभी इंट्रोड्यूस हुआ है एज अ गेम। किसी भी गेम की ना मुझे ऐसा लगता है पॉपुलैरिटी होनी जरूरी है। तो जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट कहाँ गवर्नमेंट गेम था, हाँ, तो बट इतना पॉपुलर हो जाओ ना आप। मैं खुद बोलता हूँ, मैं आई वोंट ब्लेम द गवर्नमेंट कभी भी। सो पीपल स्टार्ट कम एंड से यार गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। आप एक चीज बोलो ना कि यार अगर तुझे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए था तो तू गवर्नमेंट गेम में जाता। तो क्यों आया इस गेम में? गवर्नमेंट में और भी गेम्स है ना। बिकॉज यू वर नॉट केपेबल इनफ टू गो इन टू दैट गेम, यू वर स्केर्ड टू गो। मैं बोलूंगा मैंने वुशु ट्राई किया, वो गवर्नमेंट गेम था। ठीक है, मेरे साथ कुछ एक दो चीजें ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि मैं जीता, मेरे को फिर भी उन्होंने नहीं दी फाइट, ऐसा मेरे साथ एक सिलेक्शन में हुआ। मैंने सोचा यार मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ क्या, तो मैंने आई टॉक टू माई सेल्फ, तो कि मैं व्हाई डिड आई कम इनटू दिस फाइट, यू नीड टू टॉक टू योरसेल्फ। तो मैंने वो बात करी, तो मेरे को समझ आया यार मैं ये करना ही नहीं चाहता। मैं एक्चुअल में किसको दिखाने के लिए कर रहा था? आई वांट टू बी द बेस्ट फाइटर। तो मैंने सोचा नहीं, वो गवर्नमेंट नहीं करना, लेट्स गो अदर वे अराउंड। तो रास्ता रास्ता खोजते 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 यहाँ तक आया। बट अभी भी मैं बोलूंगा कि आई फील माई जर्नी इज ओनली 10%। अब मेरी जर्नी का सबसे बड़ा चैप्टर शुरू होगा। अब मैं उस लेवल पे आ चुका हूँ कि मेरे को कुछ ऐसी फाइट्स ऑफर हो रही हैं जिनमें आई कैन फाइट बिग फाइटर्स जो पहले वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं मुआ थाई में। इन फाइट्स में आशीष पैसा कमा रहे हो? हाँ, अच्छा पैसा मिलता है इन फाइट्स? तो जब आप बड़े फाइटर से बड़े नाम से लड़ते हो तो यू गेट गुड मनी। अच्छा, ऑन एन एवरेज हाउ मेनी फाइट्स यू डू इन अ मंथ? वन वन फाइट इन प्रोफेशनल। Okay. इफ आई एम डूइंग अ प्रोफेशनल फाइट इट्स वन। तो आपका कोई साइड में कोई और बिजनेस है? हाँ, तो आई something हैव माई else? जिम। मेरा अच्छा। अपना जिम है, तो मेरा डोजो है, तो वहां पर मैं आई टीच देम, आई अर्न मनी फ्रॉम देम। Okay. तो आई हैव अराउंड 35-30 स्टूडेंट्स। 6 साल से लेके 60 साल तक के लोग मेरे पास सीखते हैं। So do you plan to come back to India and teach here as So well? in the coming future, maybe in 3 years, you will see the best striking gym in this country by me. And I bet that. क्योंकि हमें भी, मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अभी जैसे आपने बोला ना कि क्रिकेट भी नहीं था, बट क्रिकेट को भी अब बहुत अच्छा स्पोर्ट माना, सबसे ज्यादा ही क्रिकेट को ही लोग देखते हैं, जैसे देखते यू नो बच्चों को भी दे नीड समबडी टू लुक अप टू। Yes. वो अपने आइकन जिसको मानते हैं, कोई सचिन बनना चाहता है, कोई विराट कोहली बनना चाहता है, तो इस स्पोर्ट से भी कोई अगर आए नोन पर्सनालिटी, तो उसको भी लोग बच्चे देखे और बोले कि हाँ हम आशीष जैसा बनना चाहते हैं। हाँ, देयर सो मेनी पीपल हु कैन लुक अप टू समबडी कि हाँ हम इनके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे आपको किसी चीज से प्यार हो जाता है, तो आप तब तक नहीं छोड़ोगे उस चीज को जब तक आप मतलब उसी के साथ नहीं रहोगे, Right. है ना। तो मेरे साथ क्या है, इट्स नॉट अ प्लान, बट आई कैन से दैट इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स आई वांट टू बी द बेस्ट। पीपल विल लुक अप टू मी। अभी भी देख रहे हैं कुछ लोग, अभी भी बच्चे हैं जो देखते हैं, दे वांट टू बी लाइक मी। और ऐसे बहुत सारे फाइटर्स हैं जिनके जैसा वो बनना चाहते हैं। दे टॉक टू मी, दे मैसेज मी, मेरे इंस्टा पे मेरे को मैसेज आते हैं, दे फॉलो मी। व्हेन आई लूज तो वो उनको दुख होता है, एंड दे से कि यू आर गोना कम बैक, एंड दैट एक्साइट्स मी। जैसे अभी पॉडकास्ट के बाद मेरे को एक क्लास लेने ही जाना है, so they're boys who want to train with me, so I take PT with them, so I do personal training with them, so उनको teach थोड़ा skills मैं उन्हें सिखाता हूँ, तो वो आते हैं, वो सीखना चाहते हैं, तो मेरे को दिखता है there is hunger. Then I want to open maybe some gyms in India, और एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं in future। मेरे साथ और भी लोग होंगे कि that we can train people here
and they can go compete at the international level. और आशीष, आपकी डाइट कैसे रहती है वहाँ पे थाईलैंड में? आप कितना खाते हो इन अ डे, कितनी कैलोरीज इनटेक करते हो? आपका फिटनेस रिजीम क्या है, कितने आवर्स वर्कआउट करते हो? इस लेवल पे इतना मेंटेन करके भी तो बहुत चलना पड़ता होगा ना। So fighters की डाइट क्या रहती है? We need a lot of protein, ठीक है? तो मॉर्निंग में बिफोर ट्रेनिंग आई नीड कॉफी। उठते कितने बजे हो? 6 बजे, सुबह 6 बजे। ठीक है, फिर 7 घंटे की स्लीप लेता हूँ। स्लीप साइकिल इतनी होनी चाहिए, 8 तक होनी चाहिए, पर 7 ही होती है। 7 ही होती है। इसमें फिर मैं मॉर्निंग वेकअप करके कॉफी लेता हूँ, फिर 10 किलोमीटर रनिंग जाता हूँ 7 बजे। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं आके अपनी ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है जिसमें मैं किक पैड करते हैं। तब तक सिर्फ कॉफी है, कुछ खाया नहीं? कॉफी है, और नहीं, मैं या तो प्रोटीन बार लेना पसंद करता हूँ पहले, या फ्रूट हो गया, एप्पल लेना पसंद करता हूँ। इतना मेरे को चाहिए। अच्छा। फिर अपना ट्रेनिंग, मॉर्निंग ट्रेनिंग 9 साढ़े 9 तक खत्म होती है। ठीक है। उसके बाद उसके आधे 1 घंटे बाद प्रोटीन शेक, और फिर अपना डाइट लेता हूँ जिसमें एग्स हो गए, 3 या 4 एग्स होते हैं, फाइबरस चिकन हो गया या कुछ हो गया, या ग्रीन वेजीज हो गए, तो ये सब लेना पड़ता है। फिर आफ्टरनून में चिकन राइस ज्यादा रहता है, और या तो ग्रिल्ड चिकन रहेगा। सोर्स ऑफ प्रोटीन बहुत जरूरी है। हाँ जी। और इसके बाद फिर आफ्टरनून ट्रेनिंग होती है। आफ्टरनून ट्रेनिंग से पहले फिर या तो मैं कॉफी शॉट ले लेता हूँ फिर से, या मैं समथिंग विच इज एनर्जी ड्रिंक। फिर उसके बाद 2-2.5 घंटे 3 घंटे की ट्रेनिंग वो होती है। अच्छा। फिर उसके बाद अगेन डाइट, 1 या 2 घंटे में डाइट लेनी होती है। बॉडी टूट जाती है, इतना ज्यादा रिकवरी, बट आई टेक सप्लीमेंट्स एज वेल, मल्टीविटामिन्स, विटामिन्स, कैल्शियम्स और ये सब। हाँ, तो ये सब फिश ऑयल और ये सारी चीजें लेके देन इट्स इजी टू रिकवर, और फिर सो जाते हैं। लोगों को लगता है कि ग्लैमर है, पैसा मिल रहा है, बट उसके पीछे की जो डेडिकेशन है, जो हार्ड वर्क एक स्पोर्ट्समैन करता है, तपस्या ही है एक तरीके से पूरी की। अगर बड़ा फाइटर बनना है तो एक्चुअल में आपको बहुत तपस्या चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। जो मुझसे अच्छे फाइटर हैं वो एक्चुअली मुझसे अच्छे फाइटर इसलिए हैं कि दिल से हम बराबर हो सकते हैं, बट वो मेरे से ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। तो कभी कभार जैसे बीच में ऑफ है, थाईलैंड में जैसे रहते हो, हाँ, तो ड्रिंक व्रिंक कभी कभार हो जाती है। हाँ, हो जाती बिकॉज जैसे मैं अभी घर आया हूँ, तो मैंने अभी 1-2 दिन करा ड्रिंक। नहीं तो वहां तो तुम छड़े घूम रहे हो। नहीं, वहां नहीं, क्योंकि आप फाइट जोन में रहते हो ना, तो आपने फाइट ओवर हुई ना, फाइट ओवर होने के बाद बियर पी ली। अच्छा, पी लेते हो? क्योंकि फाइट ओवर हो गई ना, over क्योंकि 7 दिन में 6 दिन उसके बाद ट्रेनिंग नहीं करूंगा, रिकवरी करूंगा ना, मेरी इंजरीज हैं, तो उनको रिकवर करूंगा। पर ऑलमोस्ट हर फाइट में इंजरी हो ही जाती है। होती है, बॉडी शिन टू शिन टकराएगा तो इंजरी होगी, बट मोस्टली आप नहीं पी सकते हो, क्योंकि आपका वेट बढ़ जाता है आपकी, और आप स्लो हो जाते हो, आप लिवर पे लोड पड़ेगा, आपकी बॉडी पे लोड पड़ता है ओवरऑल। फाइटर के लिए वो नहीं फीजिबल। एक मे बी एक कभी आपने एक पाइंट पी ली बिकॉज you feel like relax. तो चलिए लेट्स रैप अप दिस वीडियो यहीं पे ही, क्योंकि अगर हम बात करते रहेंगे तो वो तो 1.5-2 घंटे का एपिसोड हो जाएगा। हाँ जी। So thank you so much आशीष for coming on Spotlight, and आपने बहुत सारी बातें हमको मुआ थाई के बारे में बताई which we were not aware, and I'm hoping कि ये बहुत जल्द एक पॉपुलर स्पोर्ट हमारी कंट्री में भी बने, और आप बहुत ऐसी टाइटल्स, ऐसी बेल्ट्स अचीव करें, एंड नेक्स्ट टाइम आप जल्द ही हमारे शो में आए विद अनदर अचीवमेंट। यस, थैंक यू। जल्दी मिलेंगे, थैंक यू, दोबारा मिलेंगे, पर इससे भी बड़ी अचीवमेंट। हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू। तो गाइस, वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। आई एम होपिंग आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपकी कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग मुआ थाई स्पोर्ट के बारे में, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। और आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।